पहली बात, पियाजे ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहली लाइन, पियाजे का सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने क्या कहा कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है। ज्ञानात्मक विकास क्या है? नकल नहीं, खोज पर आधारित होता है। और नवीनता या खोज की प्रक्रिया को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता, जैसा कि थॉर्नडाइक वगैरह ने कहा था। उन्होंने कहा कि भैया सीखना उद्दीपन अनुक्रिया के बीच के अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। बट संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे ने इसी बात को एलेबोरेट किया और कहा कि नवीनता या खोज को केवल उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। जैसे अगर कोई बालक भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा लेता है तो यह क्या है? उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। एक खिलौना आता है, छोटे से बड़े रिंग होते हैं उसमें, और उसको अरेंज करना होता है, ऊपर से नीचे खंभे जैसा स्ट्रक्चर दिया होता है। उसमें बच्चे शुरुआत में बिना क्रम के लगाते हैं और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं कि बड़ा वाला नीचे, छोटा वाला उसके ऊपर, सबसे छोटा उसके ऊपर। ठीक, ये क्या है? ये भी सीखने की प्रक्रिया। उसने क्या किया? क्रमबद्धता सीखी, साइज के हिसाब से लगाना। और यह इस पूरी प्रक्रिया में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहीं भी नहीं है। ठीक, तो पियाजे का अच्छा, उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण मतलब क्या हुआ? वही बात है कि मैंने एक उद्दीपन दिया, उसके प्रति बच्चे ने अनुक्रिया की, तो इस सिद्धांत के आधार पर या इसके सामान्यीकरण जनरलाइजेशन के आधार पर आप सीखने की प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं समझा सकते जो नवीनता या खोज से संबंधित है। क्योंकि बच्चा लगातार खोज करता रहता है। अगर उसने ये सीख लिया कि स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ये भी सीखा उसने, ये भी अधिगम का पॉइंट है उसके लिए, और इसमें कहीं भी उद्दीपन अनुक्रिया नहीं आ रही है। उसने बस सीधी सी एक चीज देखी कि भैया ये ऑन कर, दबाएंगे, खट की आवाज करेगी, बल्ब जल जाएगा। तो सीधी बात, निर्माण और खोज की पियाजे का विचार क्या था कि ज्ञानात्मक विकास नकल नहीं, खोज पर आधारित होता है। और दूसरी बात कि नवीनता या खोज में कई कारक प्रभावी होते हैं, और उस पर उसने अवस्थाओं में बांटकर, अलग अलग अवस्थाओं में बांटकर उसके अलग अलग लक्षण बताए। उसके बाद एक टर्म इसमें आता है, कार्य क्रिया का अर्जन। टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, टर्म्स पर भी प्रश्न पूछता है। कार्य क्रिया, ऑपरेशन अंग्रेजी में कहते हैं, कार्य क्रिया को ऑपरेशन कहते हैं। कार्य क्रिया का तात्पर्य क्या है? उस विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणीयता होती है। ध्यान देंगे, क्या है कार्य क्रिया? मानसिक कार्य है विशिष्ट प्रकार का, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? उत्क्रमणीयता, यानी रिवर्सिबल होगा। वो मानसिक कार्य ऐसा है इसमें, वो ये बता रहा है कि अगर कोई चीज ऐसे क्रम से लगाएंगे तो उसको उलट के भी किया जा सकता है। 3 और 4 जोड़ना सीखा, 7 आया, तो ये जान जाएगा कि 4 और 3 भी जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। तो ऑपरेशन या कार्य क्रिया का अर्थ क्या होता है? वह विशिष्ट मानसिक कार्य जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणीयता है। और पियाजे ने क्या कहा कि किशोरावस्था की पहुंचने तक भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में अलग अलग तरह के कार्य क्रियाओं का अर्जन करता रहता है। कार्य क्रिया क्लियर है? ये भी तो पियाजे की बात करते हैं ना, संज्ञानात्मक विकास में ये दोनों चीजें आती हैं, कार्य क्रिया का अर्जन और निर्माण की खोज। हाँ हाँ, दोनों जो बात कह रहा है कि विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य हाँ और बालक किशोरावस्था में पहुंचने तक भिन्न भिन्न विकास अवस्थाएं। हाँ, पर कह रहा है कि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम क्रमानुसार लगा देना, उनके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। हाँ, दोनों पॉइंट तो अलग अलग हो रहा है यहाँ ना। तो दोनों अलग अलग है ही। वही मैं कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग है ही सर। जैसे ये निर्माण और खोज का एक उदाहरण मात्र है ऊपर वाला, ठीक ना? ऊपर वाला क्या है? निर्माण और खोज की मात्र उदाहरण है ये। और दूसरा वाला क्या है? देखिए एक बात, आप जब थियोरेटिकल किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सीधा सीधा लिख देगा कि संज्ञानात्मक विकास निर्माण और खोज तथा कार्य क्रिया के अर्जन पर डिपेंड करता है। ठीक, यहां मैंने क्या किया? निर्माण और खोज का कॉन्सेप्ट, कार्य क्रिया के अर्जन का कॉन्सेप्ट, सात्मीकरण, व्यवस्थापन और संतुलन, इन पांचों टर्म्स को अलग अलग परिभाषित किया। क्यों?
क्योंकि सवाल इन पर सीधा सीधा आता है। उसको तो ये सिद्धांत से तो मतलब नहीं होगा। हाँ, पियाजे से संबंधित सब है ना सारा ये मामला। सारे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत एक लाइन में कहें तो सीधा वो ये होता है कि ज्ञानात्मक विकास नकल ना होकर खोज पर आधारित होता है, और इसमें निर्माण और खोज और कार्य क्रिया की अर्जन की प्रक्रिया होती है। सीधा सीधा निर्माण खोज क्या है कि नवीनता और खोज को उद्दीपक अनुक्रिया के सामान्यीकरण के सिद्धांत आधार पर नहीं समझा सकता, और कार्य क्रिया का अर्जन क्या है कि वह मानसिक कार्य जिसकी मुख्य विशेषता क्या है, उत्क्रमणीयता है, और यह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के कार्य क्रिया का अर्जन करता रहता है। भिन्न भिन्न वर्गों का तात्पर्य यह है ना, जीवन के अलग अलग क्षेत्र। जैसे अभी मैंने इसको परिभाषित किया, क्रम लगा लिया, फिर मैंने कहा कि 3 और 4 जोड़ के साथ, 4 और 3 जोड़ के साथ, ये सीख लिया। फिर उसने सीख लिया भाषा का कि अलग अलग शब्दों को, अक्षरों को मिला के अलग अलग शब्द बन सकते हैं, तो ये भाषा के क्षेत्र में हो गया। तो इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं। उसके बाद सातवीकरण क्या है? सातवीकरण नई जानकारी या अनुभव को अपने पहले से बनी मानसिक संरचना में शामिल करना। ध्यान दें, नई जानकारी या अनुभव को अपनी पहले से बनी मानसिक संरचना में शामिल करना। जैसे बच्चा गाय को जानता है कि भाई साहब ये गाय है, उसने गाय के कुछ कैरेक्टर बैठाए हुए हैं कि हाँ इस कलर की होगी, 4 पैर होंगे, सिंग होगा, पूंछ होगी। अब उसने भैंस देखा, उसको भी गाय कह देगा। उसने क्या किया, पहले वाली संरचना जो बनी हुई थी, कैरेक्टर 4 पैर, पूंछ, सिंग और कान, अब बस ये भी गाय है। तो उसने क्या किया, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ा है, इसको क्या कहेंगे? सातवीकरण। फिर व्यवस्थापन, उसमें क्या कि नई जानकारी के अनुसार अपनी मानसिक संरचनाओं में परिवर्तन करना, इसको व्यवस्थापन कहते हैं। जैसे बच्चे ने बाद में सीखा कि भाई साहब गाय और भैंस अलग अलग जानवर है, तो क्या कर रहा है, अपनी समझ को संशोधित कर ले रहा है। तो पुरानी समझ में बदलाव को क्या कहेंगे? व्यवस्थापन। और नई जानकारी को पुरानी समझ में जोड़ने को कहेंगे सातवीकरण। ये कीवर्ड है आपका, नई जानकारी को पुरानी समझ में जोड़ना सातवीकरण, और पुरानी समझ में बदलाव करना ये हो जाएगा व्यवस्थापन। और संतुलन क्या है? सातवीकरण और व्यवस्थापन की प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन स्थापित करना, जिसे सीखना और संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे सही ढंग से गाय और भैंस में अंतर पहचानने लगना। पहले सातवीकरण किया तो ये बता दिया कि भाई साहब 4 पैर, 1 पूंछ, 2 सिंग, 2 कान, ऐसी गाय होती है, तो भैंस को भी देख के कहा गाय है। फिर उसने बाद में अंतर समझ लिया गाय भैंस के बीच, तो उसने कहा ना ये गाय है, ये भैंस है। तो ये क्या है, उसने अंतर पहचाना और सीखने लगा, सीखा उसने, तो दोनों को संतुलन बना, सातवीकरण व्यवस्थापन बीच, और तभी वह किसी चीज को सीख पाता है। तो इसको, इसका कीवर्ड क्या होगा? सातवीकरण और व्यवस्थापन के बीच सामंजस्य स्थापित होना संतुलन कहलाता है। यहां तक ठीक है? आगे बढ़िए। ठीक। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कुछ विकासात्मक अवस्थाएं बताई, जो कब से कब तक है? 4 अवस्थाएं हैं। पहला संवेदी गामक, पहले अवस्थाओं को देख ले, क्या है? पहला संवेदी गामक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। याद कैसे करेंगे? संवेदी गामक पहला है भाई साहब, दूसरा क्या, दूसरा, तीसरा और चौथा उसमें संक्रियात्मक शब्द लगा हुआ है, और क्या हो जा रहा है? पूर्व, मूर्त और औपचारिक। तो इस तरह से 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक कब से कब तक है? जन्म से 24 महीना, यानी 2 वर्ष की आयु तक। तो पूर्व संक्रियात्मक कब से शुरू होगा? 2 से ही शुरू होगा, 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से प्रौढ़ावस्था तक। क्लियर है इनके नाम और इनकी अवस्थाएं? अश्विनी भाई चलो ठीक है ठीक है, ठीक चल रहा है। चलिए तो जरा से इसको एक बार रिकॉल कर ले। हाँ 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 बताइए, विकासात्मक कितनी अवस्थाएं बताएं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत? पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? कितनी अवस्थाएं हैं? हाँ, अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कितनी अवस्थाओं की बात करता है? तो अभी तो बताया कि 4। समाजीकरण, व्यवस्थापन, संतुलन ही है। नहीं अभी जो बताया 4 की बात चार करता है। 4 की ठीक है? बात करता है।
पहली अवस्था का नाम क्या है? समाजीकरण, ना व्यवस्थापन, ना ना संतुलन। ना 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 सर, संवेगी वो जो अभी जो संवेगिका संवेगी गामक अवस्था, संवेदी गामक क्या? अवस्था, हाँ हाँ उसके संवेदी बाद गामक। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? पूर्व 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 संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, फिर आएगी मूर्त मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, फिर कौन आ मूर्त, जाएगी? फिर औपचारिक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, याद करने के लिए मैंने क्या बताया कि पहला याद कर ले भाई साहब, संवेदी गामक अवस्था है। क्या है कि इसमें बच्चों का गतिविधि और सीखने लिखने पढ़ने का संज्ञानात्मक विकास प्रदर्शित होता है संवेदी अंगों और गतियों से, तो संवेदी गामक हो गया। उसके बाद 3 अवस्थाएं, तीनों संक्रियात्मक हैं। पहली को कह रहा है पूर्व, दूसरी को कह रहा है मूर्त और तीसरी को कह रहा है औपचारिक। क्लियर? अब आयु वर्ग की बात करें तो सबसे पहली अवस्था संवेदी गामक है, जन्म से 2 साल तक। औपचारिक, हाँ औपचारिक का अमूर्त भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं, अमूर्त भी कहते हैं, एकदम कहते हैं सर। अब देखिए, संवेदी गामक आपका चला जन्म से 2 वर्ष तक। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक कब से कब तक चल रहा है? 2 से 7। 7 वर्ष, फिर तीसरी 7 अवस्था मूर्त 7 से 11, संक्रियात्मक 7 से 11। फिर चौथी फिर अवस्था 11 से 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक। चलिए, जब मैं कभी पढ़ता था ना तो सबसे अधिक समस्या इसी में होती थी कि इन अवस्थाओं के नाम कैसे याद किए जाए, हमेशा आदमी कंफ्यूज रहता था, भूल जाता था। आगे चला जाए। अब हाँ आगे बढ़िए। अब देखिए भाई साहब, क्या मजेदार चीज आ रही है। अब किन अवस्थाओं में क्या क्या काम बच्चा करता है? संवेदी गामक का क्या लक्षण है? इस आयु में बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। बुद्धि किसके द्वारा व्यक्त हो रही है? उसके कार्यों द्वारा। जैसे चादर पर खिलौना रखा हुआ है, उसको प्राप्त करने बालक क्या करता है? चादर ही खींच लेता है। ठीक है। अब देखिए, पियाजे के अनुसार क्या है कि ये भी एक बौद्धिक कार्य है और इस अवस्था को पुनः 6 अवस्थाओं में बांट दिया। और सवाल आपके बनते हैं इन 6 अवस्थाओं से भी। संवेदी गामक कितनी अवस्थाओं में? 6 अवस्था। संवेदी गामक को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 6 अवस्थाओं में। 6 में। अब देखिए, अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, मैंने ऐसे नाम दिए हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। सबसे पहला प्रतिवर्त क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन, जन्म से 1 माह तक दूध पीना, उंगली पकड़ना। और चूंकि ये संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है तो अंतिम अवस्था 2 वर्ष की आयु में प्राप्त होगी। और पहली अवस्था जन्म से 1 माह तक की अवस्था, उसमें क्या क्या हो रहा है प्रतिवर्त क्रियाओं में? दूध पीना और उंगली पकड़ना। ये पहला हो गया। फिर आप देखिए 2 अवस्थाएं, प्राथमिक वृत्तीय अवस्थाएं और द्वितीयक वृत्तीय अवस्थाएं। और द्वितीयक वृत्तीय अवस्थाओं के बाद ये कहा जा रहा है कि द्वितीयक प्रतिक्रियाओं का समन्वय, यानी कि ये जितनी प्रतिक्रियाएं हो रही थी द्वितीयक वाली, उनका समन्वय स्थापित करना सीखता है। फिर तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और लास्ट में अंतिम अवस्था। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप आसानी से। प्रतिवर्त क्रियाएं, प्राथमिक वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, द्वितीयक वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, फिर द्वितीयक प्रतिक्रियाओं का समन्वय, फिर तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं और लास्ट में अंतिम अवस्था। एक बार जरा सा इसको गायब कर दें और रिकॉल करने का प्रयास करें। संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक है? 0 से 2 वर्ष, जन्म 0 से से 1 माह। ठीक ना ना, 0 से 2 वर्ष, वो 0 से 2 प्रतिवर्त, वर्ष। हाँ वो प्रतिवर्त क्रियाएं हैं जो जन्म से 1 माह तक हैं। पूरे हाँ, संवेदी हाँ। गामक कब है? 0 से 2 वर्ष तक, 24 माह 2 तक। वर्ष। चलिए ठीक है। संवेदी गामक क्रियाओं में बालक की बुद्धि या संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से प्रदर्शित होता है? उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर। इसको बांट दिया कितनी अवस्थाओं में? हाँ मैं 6 अवस्थाओं में। ठीक। अब देखिए, मैंने याद करने के लिए क्या बताया? पहली अवस्था क्या होगी? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। उसके बाद क्या होगा? प्रथम वृत्ति प्रतिक्रियाएं, द्वितीय वृत्ति प्रतिक्रियाएं, फिर द्वितीय वृत्ति प्रतिक्रियाओं का समन्वय, फिर तृतीय वृत्ति प्रतिक्रियाएं और लास्ट में अंतिम अवस्था। अगर दे दिया भाई साहब क्रम में लगाएं तो ये क्रम याद रखें। अब आगे देख ले इसमें होता क्या क्या है। तो प्रतिवर्त क्रियाएं हो रही हैं
जन्म से 1 माह तक, जिसमें दूध पीना, उंगली पकड़ना इत्यादि चीजें होती हैं। प्राथमिक वृत्ति प्रतिक्रियाएं क्या हैं? 1 से 3 माह तक बार बार अंगूठा चूसना। द्वितीयक वृत्ति प्रतिक्रियाएं क्या हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उससे, 4 से 6 माह तक खिलौना हिलने पर, आवाज आने पर बार बार हिलाना। झुंझुने को हिलाया, बस आप झुंझुने से जोड़ लीजिए, झुंझुने को हिलाया उसने, आवाज ही बार बार हिलाना शुरू कर दिया। यहां तक जरा सा आप लोग एक बार देख लें, प्रतिवर्त क्रियाएं, प्राथमिक वृत्ति प्रतिक्रियाएं, द्वितीयक वृत्ति प्रतिक्रिया, फिर आगे चलता हूं। अच्छा, एक बात बताइए, ये बार बार जो वृत्ति प्रतिक्रिया आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? कोई बताएंगे साथी? वृत्तीय प्रतिक्रिया मतलब होती है कोई बच्चे को आप कोई काम करेंगे तो उसके विपरीत जो उसका जवाब दे। कुछ और? वृत्तीय मतलब बात कर रही है सर्कुलर मोशन की, रिस्पॉन्सेस की। सर्कुलर रिस्पॉन्स मतलब क्या कि बच्चे ने एक बार अंगूठा चूसा, उसमें उसको आनंद आया, दोबारा से वो फिर उसको करेगा, और इस तरह बार बार उसको दोहराता है। तो ये होता है क्या? वृत्ति प्रतिक्रियाएं। और जहां भी वृत्ति प्रतिक्रियाओं की बात होगी तो उसमें वो प्रतिक्रिया बार बार होती रहेगी, इसीलिए वृत्ति कहा जाता है। तो बात कर रहे थे हम प्रतिवर्त क्रियाएं, जन्म से 1 माह तक दूध पीना, उंगली पकड़ना। प्राथमिक वृत्ति प्रतिक्रिया में क्या है? 1 से 3 माह तक बार बार अंगूठा चूसना। उसके बाद द्वितीय वृत्ति प्रतिक्रियाएं, जन्म से 4 से 6 माह तक खिलौना हिलने पर, आवाज आने पर बार बार करना। फिर द्वितीय प्रतिक्रिया का समन्वय कब से कब तक है? 7 से 10 माह तक खिलौना पाने के लिए रास्ते की वस्तु को हटाना। ये उदाहरण है, ऐसे ही पूछ देता है सीधा सीधा। तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया कब से? 11 से 18 माह तक चीजों को भिन्न ऊंचाई से गिराकर परिणाम देखना। और लास्ट में अंतिम अवस्था 24 माह की आयु में प्राप्त होता है, बिना वास्तविक वस्तु की कल्पना करना, छिपे होने पर भी खिलौने को खोज लेना। इस तरह आपके संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, समाप्त होती है। फिर दूसरी अवस्था भाई साहब, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक है? 2 से 7 तक। इसमें क्या करता है? नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण। क्या कर रहा है? नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण कर रहा है। पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है, उसमें आत्म केंद्रिकता का विकास होता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, यह विश्वास हो जाता है कि भाई साहब लंबाई, भार, अंक इत्यादि स्थिर होते हैं, अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है, पूर्ण और अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। फिर प्रौढ़ावस्था तक वह परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विकास कर सकता है। आपने देखा होगा बीजगणित कक्षा 6 में आता है, जब 11 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है, और वहीं से ये माना जाता है, माना x बराबर फलाने बराबर x। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू हो गई, परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर रहा है, अनेक कार्य क्रियाओं को संगठित कर उच्च स्तर के कार्य क्रिया ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है, और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का आकलन करना है, अगर निकालना है तो उसके पहले वो साधारण ब्याज वाला निकाल लेता है, उसके बाद बड़े वाले फॉर्मूला में सेट करके उसको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लेता है। तो ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये आएगा। यहाँ तक ठीक ठाक चला है ना? क्लियर है ना? पियाजे की संक्रियात्मक विकासात्मक अवस्थाएं। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आपको करना ये है ना कि एक बार जरा सा सेशन खत्म होते हैं इसको आप दोहरा लेंगे, अपना शॉर्टकट नोट्स बना लेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे, तब क्लियर होगा। उपलब्धियां क्या होती हैं भाई साहब? संवेदी पेशीय अवस्था की उपलब्धि क्या है? गामक अवस्था की संवेदी पेशीय विचार केवल प्रभावी होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अंतः प्रज्ञात्मक विचार,
ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक, सॉरी, ठोस संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक में आगमनात्मक विचार और औपचारिक संक्रियात्मक में या अमूर्त संक्रियात्मक में निगमनात्मक विचार प्रभावी होते हैं। तो सीधा सीधा याद कर, संवेदी पेशी अवस्था तो वही वाले विचार होंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अंतःप्रज्ञात्मक विचार, ठोस संक्रियात्मक में आगमन आप याद कर लें केवल, और औपचारिक संक्रियात्मक में निगमन। अब देखिए कुछ वो हैं विशेष उपलब्धियां हैं, उनके अर्थ हैं और उसका उदाहरण है इन सारी अवस्थाओं में। इसको टेबल को आप लोग देखेंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे संवेदी गामक की मुख्य उपलब्धियों में क्या क्या आता है? वस्तु स्थायित्व, दूसरा अनुकरण, तीसरा साध्य साधन संबंध और चौथा मानसिक प्रतिनिधित्व। वस्तु स्थायित्व का अर्थ क्या होता है? वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में है, ये उसको आइडिया हो जाता है कि भैया तकिए के पीछे खिलौना है, उसको खुद लेगा। अनुकरण, दूसरों की क्रियाओं की नकल करना, आप ताली बजाओ भी ताली बजा के दिखाएगा। साध्य साधन संबंध, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अन्य अलग अलग साधनों का प्रयोग कर लेगा। खिलौना है तो तकिया हटा लेगा, खींचने के लिए किसी चीज को दूसरे चीज से पकड़ के खींच लेगा। मानसिक प्रतिनिधित्व, वस्तु की मानसिक छवि बना लेगा, माँ को याद कर लेगा। तो अगर मुख्य उपलब्धियों की बात करें संवेदी गामक अवस्था की, तो क्या क्या है? वस्तु स्थायित्व, अनुकरण, साध्य साधन संबंध और मानसिक प्रतिनिधित्व। आगे चलें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक चिंतन, भाषा विकास, कल्पनात्मक खेल। प्रतीकात्मक चिंतन अर्थात वस्तु के स्थान पर प्रतीक का प्रयोग, लकड़ी को घोड़ा मान लेना। भाषा विकास, शब्दावली में वृद्धि, कहानी सुनाने लगेगा। कल्पनात्मक खेल, काल्पनिक खेल खेलेगा, डॉक्टर वाला खेल 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। तो इसकी उपलब्धि क्या है? प्रतीकात्मक चिंतन, भाषा विकास और कल्पनात्मक खेल। अवधारणाएं जो इसमें विकसित होती हैं वो क्या है? आत्मकेंद्रितता, जीववाद, केंद्रीकरण, संरक्षण का अभाव और अपरिवर्तनीयता। आत्मकेंद्रितता क्या? दूसरे के दृष्टिकोण को न समझ पाना। बच्चा क्या सोचेगा? जैसा उसे दिख रहा है सबको उसके जैसा ही दिख रहा है। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को जीवित वस्तु मानना, सूरज मेरे साथ चल रहा है, या टेडी बियर वगैरह लेके खेलना, बच्चियां गुड़िया लेके खेलती हैं और जीवित बच्चे की तरह व्यवहार करती हैं। केंद्रीकरण, एक ही गुण पर ध्यान देना, लंबे वाले गिलास में अधिक पानी होगा, यही मानना। संरक्षण का अभाव, मात्रा स्थिर रहने की समझ ना होना, ये ध्यान रखेंगे। ये तीनों चीजें, जीववाद, केंद्रीकरण और संरक्षण का अभाव, ये तीनों पर प्रश्न बनते हैं। संरक्षण का अभाव क्या है? मात्रा स्थिर रहने की समझ ना होना, और अपरिवर्तनीयता, मानसिक क्रिया को उल्टा नहीं कर पाता है भैया। 5 से 3 8 हो जाएगा, 8 - 3 5 नहीं होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, यहाँ संरक्षण का अभाव था, यहाँ संरक्षण आ गया कि मात्रा स्थिर रहती है, गिलास बदलने पर भी पानी क्या होगा? समान रहेगा। वर्गीकरण, वस्तुओं को वर्ग में बांट लेगा, क्रम में व्यवस्थित कर लेगा, क्रियाओं को मानसिक रूप से उलट लेगा। विकेंद्रीकरण, अनेक गुणों पर एक साथ ध्यान दे पाएगा। कब? 7 से 11 में। लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो गया भाई साहब आला। कब? तो उसमें क्या है? अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, निगमनात्मक तर्क और समस्या समाधान। ध्यान देंगे। अमूर्त चिंतन क्या है? बिना वस्तु के विचार कर लेना। परिकल्पनात्मक चिंतन, संभावनाओं पर विचार कर लेना। वैज्ञानिक चिंतन, प्रयोग द्वारा निष्कर्ष निकाल लेना। निगमनात्मक तर्क, समान से विशेष यानी नियम से निष्कर्ष निकाल लेना, किसी नियम से। समस्या समाधान, जटिल समस्याओं का विश्लेषण कर लेना। तो ये सारी चीजें तब क्लियर होगी ना जब आप बैठ के एक बार शॉर्ट नोट बना लेंगे और क्या करेंगे? प्रश्नों को हल करेंगे। अगर विकास क्रम को एक पंक्ति में रखें तो पहले अवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि वस्तु स्थायित्व, दूसरे की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रतीकात्मक चिंतन, तीसरे का संरक्षण और चौथे का अमूर्त चिंतन। ये क्रम है। वस्तु स्थायित्व आ जाएगा, दूसरे अवस्था में प्रतीकात्मक चिंतन करने लगेगा, फिर संरक्षण की भावना का विकास हो जाता है यानी कि मात्रा स्थिर रहती है, और फिर अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में? पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रतीकात्मक चिंतन दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष, संरक्षण तीसरी अवस्था 7 से 11 वर्ष, अमूर्त चिंतन चौथी अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था।
आगे चलिए भाई साहब, आ गया लॉरेंस कोलबर्ग का कौन सा सिद्धांत? नैतिक विकास का सिद्धांत। कभी कभी जब ज्यादा शांति हो जाती है तो समझ में नहीं आता है कि चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। अरे ठीक है, चल रहा है, हम लोग सुन चल रहे रहा हैं। है। हाँ, देखिए इसको एक बार, जब तक इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक सारे क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। देखिए, जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं, हाँ, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो जो टर्म्स आए हैं उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। फिर कुछ चीजें तथ्यात्मक जो याद करने की हैं वो आप बैठ के जब नोट्स बनाएंगे शॉर्टकट ना, तो याद हो जाएगा। और उसके बाद आप प्रश्नों को हल करिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, प्रश्नों को हल करना अत्यावश्यक है। 20 वर्ष पहले आदमी किताब छुआ था, 25 वर्ष पहले। अब आज जब किताब फिर छू रहा है उसको, तो चीजें आ रही हैं सामने। हाँ हाँ, बात अब सही है। थोड़ा सी असहज स्थिति होगी फिर, लेकिन सहज हो जाएगा, सभी लोग इसको नहीं नहीं, देखेंगे कोई तो। नहीं पांडे जी, सीटेट सितंबर में होना है ना। हाँ हाँ, अरे तब बिल्कुल। तक तो कई राउंड पढ़ दिया जाएगा। हाँ, वही कह रहा है ना। अब पांडे जी अगर हिम्मत हो तो शाम में 4 बजे जुड़ेंगे अगर, तो विज्ञान पढ़ाना शुरू करूंगा आज से। तो आप सर लोगों से बात कर लीजिए। अरे 4 बजे मत रखिए, सुनिए, 8 से 9 रखिए, या 7 से 9 रखिए। विज्ञान, अब 4 बजे नहीं, मार्केट टाइम होता है ना, तो अच्छा ठीक है। 7 अरे से भैया, रखिए, 7:30 तक। आप लोगों के हिसाब से ही होगा। हाँ, विज्ञान जिसको पढ़ना हो मैसेज कर देगा ग्रुप में। तो मैं एकदम विज्ञान, पढ़ना है भाई विज्ञान। हाँ विज्ञान बिल्कुल आज से पढ़ना शुरू है करूंगा रितेश भैया। भाई। ठीक 7 है बजे से शुरू कीजिए। ठीक है ठीक है, विज्ञान में शुरू करूंगा 7 बजे से। जब आप लोग को चलिए पढ़ना ठीक हो, है, जब वो समय देना हो दे दीजिएगा। 15 तक तो ना एकदम ठीक है, फ्री वो है। बढ़िया है। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा विज्ञानो हो। चलिए, अब बात करें लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की, जो उन्होंने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोलबर्ग ने क्या कहा, कैसे दिया था? उन्होंने क्या किया, 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्लियर? किस आयु वर्ष के बच्चों पर? 10 से 16 वर्ष की आयु वर्ष के बच्चों पर टेस्टिंग की, प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया और अपना सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में क्या कहा उन्होंने? जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, ना कि अंतिम निर्णय। और इसके बाद उन्होंने बताया कि अपने विकास की अवस्था में, नैतिक विकास की अवस्था में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यताओं को विकसित कर पाते हैं। तो अभी देखिए, छोटा सा सिद्धांत है, 3 ही स्तर हैं। प्राक रूढ़िगत नैतिकता, दूसरा रूढ़िगत नैतिकता और तीसरा उत्तर रूढ़िगत। रूढ़िगत तीनों में है, याद कैसे करेंगे? रूढ़िगत तीनों में है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा? 4 से 10 वाला प्राक, दूसरा वाला रूढ़िगत, रूढ़िगत होगा। हाँ, दूसरा वाला 10 से 13 रूढ़िगत, रूढ़िगत, और अंतिम वाला उत्तर रूढ़िगत, 13 वर्ष से अधिक। ठीक, प्राक रूढ़िगत और उत्तरी रूढ़िगत। ठीक है, 13 वर्ष। ऐसे कॉन्सेप्ट मैप दिमाग में बनाते चले जाएं। 3 हो गई। 4 से 10, 10 से 13, 13 से रूढ़िगत 4 से 10, रूढ़िगत नैतिकता 10 से 13 और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता 13 से अधिक। ये 3 हो गया। अब देखिए, तथ्यों को याद करने से ज्यादा बढ़िया होता है ना, आप प्रश्नों को हल करना शुरू करें। एक प्रश्न देखेंगे नहीं आएगा, फिर आप क्या करोगे? दौड़ के नोट्स पर आएंगे। तो एक के उत्तर खोजने के चक्कर में आप 4 प्रश्न पढ़ते हो, फिर दूसरे पर जाओगे, हो सकता है वो हल कर लें आप, फिर तीसरे पर अटकेंगे, दोबारा आएंगे। तो इस तरीके से जो है आप प्रश्नों को हल करेंगे तो उससे भी याद किया जा सकता है। जो आपको बेटर लगे आप वो काम कीजिए। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे भी आपको मिल सकते हैं आपके प्रश्न बैंक में, जो इस पूरे नोट्स को खोल के पढ़िए तो भी नहीं मिलेगा। कारण उसका क्या होगा? वो एप्लीकेशन लेवल का सवाल होगा, तो उसकी समझ स्वयं विकसित करेंगे। आगे चला जाए। प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर में क्या होता है? नैतिक तर्कणा जो होती है बच्चे की, वह दूसरे के मानकों से निर्धारित होती है, ना कि सही तथा गलत के अपने आंतरिकृत मानकों द्वारा। ठीक, जो उसका नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक तर्क जो करता है वो दूसरे के मानकों से निर्धारित होगा, ना कि सही गलत के अपने आंतरिकृत मानकों के द्वारा। 4 से 10 वाले में। हाँ, किसी बड़े ने जो कह दिया
वो गलत है या सही, इससे उसको मतलब नहीं, उसने उसके दिमाग में बस ये है कि हाँ भाई साहब ने कहा था तो ये सही ही होगा। उसके बाद थोड़ा और सोचता है बच्चा तो क्या कहता है, किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। भैया भले पैसा कमा लिया, किसी तरीके से कमा लिया तो उसके रास्ते को सही कहेंगे। परीक्षा में टॉप करके भले नकल करके कर गया तो ये कहेगा नकल करके भी काम किया जा सकता है। ये कब होता है? 4 से 10 वर्ष की अवस्था में भैया अपना आंतरिक कृत मानक कोई नहीं रहता है। इसमें भी 2 अवस्थाएं हैं, वो क्या कहती हैं? दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता। इसमें कौन सा अभिप्रेरण महत्वपूर्ण होता है? दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण। इसमें बच्चे क्या करते हैं? प्रतिष्ठित शक्तिशाली व्यक्ति माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाना ताकि उसे दंड ना मिल सके। किसी भी व्यवहार की नैतिकता को व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में ही परिभाषित करता है। दूसरा, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। यह छल योजित तथा आत्म परिपूरक अवस्था होती है, न कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति पर आधारित है। यहाँ बदला बदली का भाव मजबूत होता है। ये दोनों है, इससे बहुत प्रश्न नहीं बनने हैं। बट इसमें एक अवस्था ये है कि प्राक्रूणिगत नैतिकता के स्तर का प्रमुख गुण क्या हो सकता है, तो उसमें आ जाएगा दंड से दूर रहने का अभिप्रेरण। और जो हाँ, और अपने से प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति या फिर माता पिता के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड न मिले। दूसरा है ऋणिगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष। दूसरे के मानकों को बच्चा क्या कर रहा है? आंतरिकरण कर रहा है और उन मानकों के अनुसार क्या कर रहा है? सही गलत का निर्णय कर रहा है। बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझते हैं जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। अब थोड़ा सा उसमें विकास हो गया, उसने अपने आंतरिक कृत मानक बना लिए, दूसरे के मानकों को ही मगर लिया है अभी। और इसमें कौन सी क्रियाएं करना चाहता है? जिससे दूसरों की मदद होती है, दूसरे लोग उसे अनुमोदन करें या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। अवस्था क्या है? उत्तम लड़का लड़की की उन्मुखता। इसमें बच्चों में स्वीकृति पाने तथा स्वीकृति से दूर रहने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। उसने सुन लिया कि फलाने का बच्चा बहुत पढ़ रहा है इसलिए टॉप कर गया, तो भी क्या करेगा? पढ़ने का प्रयास करेगा ताकि समाज उसे भी उसी रूप में अनुमोदित करके यहाँ बहुत तेज बच्चा है। समाज में जिन नियमों का ज्यादा पालन होता है, समाज जिन चीजों को ज्यादा स्वीकरण देता है, उन अभिक्रियाओं को अनुक्रियाओं को करने का प्रयास बच्चा करता है। लास्ट में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। नैतिकता का सर्वोच्च स्तर, नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। अब इसने क्या किया कि अपने नियम सिद्धांत बना लिए हैं। 13 वर्ष के बाद दूसरों से बहुत प्रभावित नहीं होगा। अब वो क्या देखना शुरू करता है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता आती है, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता आती है। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता क्या है? कि केवल उन वैयक्तिक आधार या नियमों का आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। अब ध्यान दें क्या आ गया? केवल उन वैयक्तिक आधार नियमों का आदर होगा जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होगा। लोगों के कल्याण तथा बहुसंख्यकों की इच्छाओं को तर्कसंगत महत्व देते हैं। दूसरी अवस्था सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इन्हें बच्चों में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। दूसरे की निंदा नहीं, आत्मनिंदा। यहाँ किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंध स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। तो इसमें 3 ही अवस्थाएं हैं, प्राक रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। 4 से 10, 10 से 13, 13 से अधिक, ये 3 अवस्थाएं हैं। पहली में दूसरे के मानकों को ही अपना लेता है, दूसरे में अपने आंतरिक मानकों का विकास करता है जो कि दूसरे के होते हैं, बट लास्ट वाले में यह पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। अपने आंतरिक नियम बनाता है, उन्हीं का अनुपालन करता है जो कि समाज द्वारा अनुमन्य होते हैं। सिद्धांत की सीमाएं क्या है भाई साहब? पहली सीमा तो यही है इसकी कि व्यवहार की अपेक्षा तार्किकता पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। क्या कर रहा है? व्यवहार की अवस्था तार्किकता पर बल। सांस्कृतिक पक्षपात, हाँ, तब शक्ति का विकास ज्यादा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अब बात देखिए करता एक और सिद्धांत की सीमा है सांस्कृतिक पक्षपात। जाहिर सी बात है पाश्चात्य समाज के मूल्यों पर आधारित है सिद्धांत, इसलिए सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू नहीं होता। भाई कोलबर्ग ने जो भी प्रयोग किए पाश्चात्य जगत में किए ना, तो वहीं के समाज के मूल्यों पर आधारित है, इसलिए सभी संस्कृतियों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। लास्ट में नैतिक चिंतन और व्यवहार में अंतर। व्यक्ति क्या सोचता है और वास्तव में क्या करता है, दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। तो ये कुछ क्या है उसकी सीमाएं हैं। किसकी?
कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। फिर महिलाओं के दृष्टिकोण की उपेक्षा की जाती है। क्यों? क्योंकि अब पुरुषों के नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, महिलाओं की देखभाल और नैतिकता को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। एक बात और, ये पूरा का पूरा सिद्धांत उनका केवल लड़कों का अध्ययन किया गया था, तो इसका सामान्यीकरण आप लड़कियों के लिए भी नहीं कर सकते। साथ ही अवस्थाएं जो होती हैं वो क्रमिक नहीं होती, सभी व्यक्ति निर्धारित क्रम से सभी अवस्थाओं में नहीं गुजरते। ये तो किसी भी विकास की अवस्था में होगा। लास्ट में उच्च अवस्थाएं जो कि सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता है, बहुत रेयर होती हैं। सभी लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए इसकी व्यवहारिक उपयोगिता सीमित मानी जाती है। अक्सर हम उसी पर फोकस रह जाते हैं जो हमारे समाज या हमारे समूह के नियमों को मान्य होता है। फिर लास्ट में है वाइगोत्स्की विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास की बात करता है। तो जरा सा एक काम करें, 5 मिनट रुकें और इन दोनों सिद्धांतों को पढ़ लें आप लोग एक बार, केवल सरसरी निगाह डाल ले ऊपर से नीचे तक एक बार, पियाजे और कोलबर्ग का, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस पर जितना टाइम देंगे उतना बढ़िया। थोड़ा सा एक बार देख ले आप लोग, 5 मिनट 10-25 तक देख लें।